हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फिजिक्स निडजी में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो आज हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मतलब अब आज हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एक्सियल पॉइंट पे एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किया था। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें कहाँ फाइंड करना है, कितना उसका वैल्यू होगा, हर से सीखते हैं वारी वारी से। तो देखिए हम लोग एक डाइपोल तो आराम से बना सकते हैं। डाइपोल जिसमें दो पोल होता है, ठीक है, दो एंड होता है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का। इसके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। इस सेपरेशन को हम अज्यूम कर रहे हैं 2L। क्या अज्यूम कर रहे हैं? 2L। इसके बीच के सेपरेशन को क्या अज्यूम कर रहे हैं? 2L। अब देखिए ये जो है, ये वाला पॉइंट इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो डाइपोल का अगर मिड पॉइंट है और दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस 2L है, तो ये वाला हो जाएगा L और ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा L। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन कौन होगा, पहले समझते हैं एक्सियल लाइन क्या होता है। तो एक्सियल लाइन ऐसा एक्सिस होता है जो इस दोनों चार्ज से पास करता है, ठीक है, दोनों चार्ज से पास करता है। तो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगा, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास करने वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। चूंकि ये परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के। एक्सियल लाइन ऐसे ही होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज से पास करने वाला लाइन। तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री भी बना रहा है और मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो ये है इसका इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो पॉइंट को हम अज्यूम कर लिया, इसको मान लेते हैं A और इसको, इस एंड को B और इसको एंड को हम अज्यूम कर लेते हैं C, ठीक है। तो हमें C पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें C पे फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें C पे फाइंड करना है, E एट C। तो प्यारे बच्चों, एक डाइपोल में दो चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड का। इसके बीच का सेपरेशन हम 2L एज्यूम किए हैं। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस दोनों चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम अगर निकाल हम लेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस डाइपोल के कारण पॉइंट C पे। तो आइए बारी बारी से इसके फील्ड को दिखाते हैं। तो निगेटिव चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस क्या है? C का डिस्टेंस क्या है? तो ये डाइपोल के मिड पॉइंट से ये r डिस्टेंस है ऊपर इक्वेटोरियल लाइन पे C। तो इसको अगर हम मिलाते हैं -Q को और C को, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो यहाँ पे इस -Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E1 अज्यूम कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उससे अवे होता है। क्या होता है? उससे दूर। तो E2 इधर होगा और E1 इधर होगा। अब देखिए एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डाइपोल वाले लाइन के, ये एक्सियल लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया। ये वाला एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। जरा आप ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको।
तो आप पाएंगे ये दोनों जो ट्रायंगल है कन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसीलिए ये अगर ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है, देखिए ना, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन ए बी और ये लाइन जो ड्रॉ किया है पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बतलाना है। एक E2 के डायरेक्शन में है और दूसरा E1 के डायरेक्शन में है। तो ये दोनों का अगर नेट इलेक्ट्रिक, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉइंट सी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आप कंपोनेंट इसके लॉन्ग ले लीजिए, फिर इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग ले लीजिए, तो ये दोनों फील्ड का नेट जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 और E2 के कारण वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक। इसका दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा और इसका भी कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे, E1 और E2 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E2 इज इक्वल टू होता है कि देखिए E2 किसके कारण है, तो प्लस क्यू के कारण, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना, क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे E1 लिखे हैं तो इसके कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस, ये नहीं आर ले लेना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस है ना राइट एंगल का, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा E1 का वैल्यू। वहीं अगर आप E2 फाइंड करिएगा तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू मतलब Q से ये पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस फिर से ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिएगा ना तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि E1 और E2 का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या है, E1 एंड E2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। इसको हम E अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया, E। या फिर न भी अगर एज्यूम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों का वैल्यू बराबर है, जैसा कि दिख भी रहा है कि क्यू अपॉन नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों में है। इसका जब पॉइंट सी पे इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ना, मतलब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा E2 साइन थीटा। क्या होगा, E2 साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E1 का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा E1 साइन थीटा, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाता है ये वाला कंपोनेंट कॉस, और जिसके साथ 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनता है, उस एक्सिस के अलॉन्ग होता है साइन थीटा। तो E1 E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये देखिए साइन थीटा दोनों में बराबर है, इसीलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। मतलब इस लाइन के लॉन्ग, ये परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग डाइपोल का डायरेक्शन ये है माइनस निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, इसके कारण यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 हो गया। अब देखिए इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल के कारण, उसका ये पैरेलल कंपोनेंट हम देखेंगे, इसका पैरेलल कंपोनेंट देखेंगे और यही इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
यही इसका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। क्योंकि बाई कंपोनेंट इसका 0 आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा इसका कंपोनेंट प्लस E2 का कंपोनेंट, तो हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, E1 का वैल्यू आपको पता है, तो E1 का वैल्यू ये है कि Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा है साथ में, प्यारे बच्चों थीटा अननोन एंगल है, हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो थीटा कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एल है, बेस क्या है, एल है, और हाइपोटेनस क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगा ऐसा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1/2। सेम चीज यहाँ भी आएगा, सेम चीज यहाँ भी आएगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अभी निकाला, एल अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगा ऐसा, अगर इतना समझ रहे हैं तो ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हम मिटा देते हैं चूंकि जगह है नहीं। ये दोनों अगर टर्म को ध्यान से देखें तो सेम चीज है, ऊपर में के क्यू एल, नीचे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 2, पावर 1/2। यहाँ पे भी देखिए के क्यू इंटू एल, ऊपर में आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1 इंटू आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो ये सेम चीज हम दो बार ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना हम ऐसे लिख लें, यूनिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू इतना, तो 2 टाइम्स इंटू के क्यू, ऊपर में हो जाएगा एल और नीचे हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1 है और इसी का पावर 1/2 भी है, ठीक है। बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, एक का पावर 1 है, एक का पावर 1/2 है। तो ऐसा रहने पे हम क्या करते हैं, बेस को सेम करके और पावर को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1। ये देखिए ना, एक टर्म ये बना, इसका पावर 1 है और इसका 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। 1 प्लस 1/2 मिल करके 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ रिजम्पशन करेंगे कि ये जो डाइपोल के बीच का सेपरेशन है, डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है एल, ठीक है, वैसे 2L है, लेकिन यहाँ पे टर्म देखिए एल यूज कर रहे हैं, इसलिए जम्पशन एल पे करेंगे। एल जो है ना, ये एल ये बहुत छोटा होता है इस आर से, इस आर के तुलना में एल बहुत छोटा होता है। तो आप कहेंगे कि आप तो दिखाए हैं इतना बड़ा, तो दिखाए हैं समझने के लिए, जो उतना छोटा फिगर बनाएंगे तो फिर फिगर स्पष्ट नहीं दिखेगा। मतलब देखिए इधर कि एल अगर इतना बड़ा है, एल देखिए डाइपोल ऐसे बनता है -Q और ये +Q, इतने छोटे डिस्टेंस पे, और आर आपका इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एल कितना है, ये एल है, ठीक है, मिड पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस, और आर कितना बड़ा है, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि एल जो है आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, और जहाँ इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है और बढ़ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। इस केस में हम क्या करते हैं कि एल स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। किसको इग्नोर करेंगे, एल स्क्वायर को, जो बहुत छोटा टर्म है। तो इसमें ये वैल्यू इग्नोर कर लीजिए एल स्क्वायर को, तब देखिए कि क्या रिजल्ट देता है ये इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ई टोटल या ई नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू एल। अब 2 को
हम यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं या थोड़ा आगे बढ़ा करके, और ऐसे हम लिखना चाह रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। नीचे देखिए एल स्क्वायर वाले टर्म को हम रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर में हो जाएगा के क्यू इंटू 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इंटू 12। Q इंटू 12 को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू ये मिल करके P हो जाएगा, KP अपॉन R का पावर हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा, R का पावर क्यूब हो जाएगा। ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया, एक डाइपोल के कारण, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहाँ पे आया, तो सी पे। सी कितना डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट से, तो आर डिस्टेंस पे है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक, तो ये तीनों टर्म को आप वैल्यू आती समझ रहे हैं दोनों को, कि तो कांस्टेंट है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्या है, पी डाइपोल मोमेंट है। अब ध्यान रहे ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर साइन के साथ लिखना चाहें इसी को अगर हम वेक्टर साइन के साथ लिखना चाहें, तो प्यारे बच्चों वेक्टर साइन के साथ हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब। KP अपॉन आर क्यूब। देखिए एक साइड में वेक्टर दिए, दूसरे साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इधर भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखिए KP, अगर P वेक्टर हम देते हैं तो P वेक्टर ऐसे है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। P वेक्टर ऐसे है, और ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट का वैल्यू, ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और पी वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है ना, एंटी पैरेलल है, तो दोनों को एक डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी वेक्टर इधर है, तो माइनस पी वेक्टर इधर ही होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि जो डाइपोल होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा। समझ रहे हैं? तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रहा इसका डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले केस में हम सीखेंगे एक जनरल पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे अभी हम इसको 90 डिग्री पे ले रखे हैं, अगले केस में हम क्या करेंगे कि डाइपोल लेंगे और डाइपोल के कारण यहाँ से ये थीटा एंगल पे जो लाइन बनेगा, उसी लाइन पे आर डिस्टेंस आगे जा करके हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो इस केस को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।